मानव श्वसन क्रिया को हम लोग आज यहां पर डिस्कस करेंगे। वो हम लोग देखेंगे कि मानव में किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो मानव श्वसन तंत्र क्या है, ये किस तरह से कार्य करता है। वही अगले टॉपिक की तरफ फिर हम लोग बढ़ेंगे, जो अगले टॉपिक का नाम है मानव संवहन तंत्र। कंठ और फिर क्या आ जाएगा, श्वास नली। क्या आ जाएगा, श्वास नली। तो इसी रुधिर में तो पाई जाती है और इसी आरबीसी में क्या पाया जाता है, HB। ये जो वायु है, ये वायु कहां थी, फेफड़ों में गई कुपिका में, और कुपिका से कहां गई, रक्त वाहिका में गई। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मोहित यादव, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, आपका शिक्षक। मैं आपको पढ़ाऊंगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान हम लोग जिस टॉपिक को यहां पर पढ़ रहे हैं, उसका जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, और यहां पर हम लोग इस चैप्टर को एक सीरीज के माध्यम से पढ़ रहे हैं। उस सीरीज का नाम है समरी सीरीज। समरी सीरीज का मतलब क्या है, समरी का मतलब क्या है, समरी का मतलब होता है एक बहुत बड़े टॉपिक को, एक बहुत बड़े चैप्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में समराइज करना। ठीक, तो यहां पर आपके लिए पीडब्ल्यू लेकर के आ रहा है समरी सीरीज, जिसमें जैव प्रक्रम जैसा एक जो बहुत बड़ा टॉपिक है उसको यहां पर 4 से 5 लेक्चर में खत्म किया जाएगा। एक एक टॉपिक वाइज उसको कवर किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि आपको इसकी पीडीएफ आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर वहां पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। सारा का सारा कंटेंट यहां पर जो भी आपको दिया जाएगा सब लिखा रहेगा। आपको सिर्फ सुनना है, समझना है और अपने दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को बैठाना है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, हमारा काम है आपको पढ़ाना, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाना और इस बहुत बड़े चैप्टर को एक आराम से एक छोटे टॉपिक के रूप में जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं यहां पर उसको समझा करके एक क्विक रिवीजन करवाना। तो एक तरीके से आप इसको क्विक रिवीजन समझ सकते हैं, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं मोहित यादव और आपको पढ़ा रहा हूं जीव विज्ञान, और यहां पर हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है, जैव प्रक्रम। और आपके लिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की एक छोटी सी शायरी के साथ। ठीक है, तो चलो भाई क्या बोलते हैं शुरुआत में, इरशाद इरशाद। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, वरना फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ वरना फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको वक्त के साथ बदलना है। ठीक है ना। या तो वक्त के साथ तुम बदलो, और या फिर अपने अंदर इतनी कुव्वत रखो कि आप खुद इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप अपनी मेहनत के द्वारा आने वाले वक्त को, आने वाले समय को तुम बदल पाओ। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वक्त आपको बदल देगा। ठीक है। तो वक्त को बदलने से पहले कि वक्त तुमको बदले, इसके पहले आपको इतनी कड़ी मेहनत करनी है, आपको इतना कठिन परिश्रम करना है कि उसका परिणाम क्या हो, कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही अच्छा हो, आपके सुनहरे भविष्य की जो शुभकामनाएं करे। तो ये आपको कैसे करना है, ये आपको अपनी मेहनत से करना है। कैसे करना है, अपनी मेहनत से करना है। और मजबूरियों का टेंशन नहीं लेना, यार मैं आज बहुत बिजी हूं, मैं इसलिए ये नहीं कर पाया, है ना, आज मेरे पास टाइम नहीं रहा, आज मुझे खेलने जाना था, आज मेरी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, है ना। इन सब मजबूरियों का नाम नहीं लेना है। कंडीशन कोई भी हो, हमने आपको हमेशा एक चीज सिखाई है, शायद आपने उस पर ध्यान दिया हो, है ना, और उसको फॉलो करने का भी प्रयास करेंगे। क्या, कि हमको मजबूरियां नहीं देखनी है कि कौन सी समस्या हमारे पास आ रही है। कंडीशन कोई भी हो, हमको क्या करना है, हमको वहां पर सफलता पानी है। ठीक है ना, हमको सफलता पानी है। समस्याएं कोई भी हो, उलझने कोई भी हो, टेंशन कोई भी हो, लेकिन जो हमारा फोकस है, जो हमको करना है, जो हमने डिसाइड किया है, उस पे हमको डटे रहना है और उस सफलता को हमें प्राप्त करना है और एक नए मुकाम पर आगे बढ़ना है। तो चलिए इसी नए मुकाम के साथ हम लोग इस एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोगों को किस किस टॉपिक को यहां पर कवर करना है। तो जो भी टॉपिक बेटा हम लोगों को यहां पर आज कवर करने हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक है मानव श्वसन क्रिया। क्या टॉपिक है, मानव श्वसन क्रिया को हम लोग आज यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है,
मानव श्वसन क्रिया को आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। हम लोग समझेंगे कि जो मानव श्वसन क्रिया है वो किस तरह से हो सकती है। पिछली क्लास में हमने आपको श्वसन के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि जो श्वसन है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन, या फिर हम लोग कह सकते हैं ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। तो एक श्वसन उस प्रकार का था जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और एक प्रक्रिया वह थी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। इस टॉपिक की हम लोग शुरुआत कर चुके थे। इस टॉपिक को आज हम लोग यहां पर आगे बढ़ाएंगे और मानव श्वसन क्रिया के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। वहीं हम लोग श्वासोच्छ्वास के बारे में समझेंगे कि सांस लेने की क्या प्रक्रिया होती है, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन में क्या अंतर होता है, इसको भी यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो हम लोग देखेंगे कि मानव में किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो मानव श्वसन तंत्र क्या है, ये किस तरह से कार्य करता है, इसमें हम लोग किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है लंग्स। क्या है? लंग्स मतलब कि फेफड़े, जिसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके पूरे चित्र को समझेंगे, ठीक है, क्या क्या वहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट है वहां पर उसको भी डिस्कस किया जाएगा। वही अगले टॉपिक की तरफ फिर हम लोग बढ़ेंगे, जो अगले टॉपिक का नाम है मानव संवहन तंत्र। क्या नाम है? मानव संवहन तंत्र। मतलब यहां पर हम लोगों को मनुष्य में होने वाले परिवहन, मनुष्य में के शरीर में होने वाले ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो रुधिर का हमारे शरीर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है, कि पूरी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वी ऑक्सीजनित जो रुधिर है, वो वी ऑक्सीजनित रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से किस तरह से हृदय में आता है। हृदय में आने के बाद फिर वो फेफड़ों में जाता है, ठीक है, और फेफड़ों के पास से जब होते हुए गुजरता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है और ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है। जिस तरह से फिर जो रुधिर है वो ऑक्सीजनित रुधिर हो जाता है, ठीक। अब ये जो ऑक्सीजनित रुधिर है ये वापस से कहां आता है? हृदय में आता है, और फिर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में वो ऑक्सीजनित रुधिर जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो फिर उसका परिवहन किया जाता है, उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो किस तरीके से ये प्रक्रिया होती है, क्या क्या चरण होते हैं, हृदय का क्या कॉन्सेप्ट है यहां पर, ठीक है। जो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 कक्षीय होता है। तो ये कौन कौन से 4 कक्ष होते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है, वो हम लोग यहां पर जो है आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और उस जो टॉपिक को जो आज हम लोगों को पढ़ना है मानव श्वसन क्रिया, उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर जो डिस्कस करने वाला है वो क्या है कि इस मानव श्वसन क्रिया में हम लोगों को 2 टॉपिक यहां पर डिस्कस करने हैं। पहला हमने आपको बताया था कि अंतः श्वसन के बारे में पढ़ना है और दूसरा उच्च श्वसन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये अंतः श्वसन और उच्च श्वसन के बारे में पढ़ने से पहले यहां पर आपको एक पॉइंट बताते हैं जिसको हम लोग जानते हैं ब्रीथिंग के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं। और ब्रीथिंग को ही क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब ये जो इतना टफ नाम है, इसको अगर बहुत आसान किया जाए तो अंग्रेजी में जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ब्रीथिंग, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? सांस लेना। क्या इसका मतलब होता है? सांस लेना। मतलब कि बहुत ही ज्यादा पेचीदा टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सी बात है कि ये जो सांस लेने की प्रक्रिया है ना, हम सभी सांस लेते हैं, आप भी सांस लेते हैं। ये जो सांस लेने की प्रक्रिया है बेटा, ये किस तरह से होती है? बहुत आसान है। आप सभी को पता है कि हम जो है, चाहे हम सो रहे हो, चाहे जग रहे हो, चाहे खेल रहे हो, चाहे कूद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हम क्या करते हैं? सांस परमानेंट लेते रहते हैं, ठीक। इसके लिए कोई भी हमको क्या एफर्ट करने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। आप सो रहे होते हो, फिर भी सोते सोते भी आप सांस को लेते रहते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। मतलब कितनी आसानी सी क्रिया है कि ये होती भी रहती है और हमको जो है एहसास भी नहीं होता है ना। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो ये आप जैसे ही आप यहां शब्द सुनोगे सांस लेना, तो सांस लेने के कॉन्सेप्ट को यहां पर तुरंत आप समझ जाओगे कि इसमें क्या होता है। तो आप बताओगे सर इसमें जो वातावरण में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, वो सारी गैसेस जो है हमारे नाक के माध्यम से कहां आती हैं? हमारे फेफड़ों में आती हैं। तो वातावरण में उपस्थित गैसें वो कहां आती है? हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक।
उसमें हमको जरूरत किस गैस की होती है? ऑक्सीजन की। तो हम लोग किसको ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं? ऑक्सीजन को हम लोग ले लेते हैं अपने शरीर के अंदर, ठीक। और फिर हमने आपको जब एक टॉपिक पढ़ाया था श्वसन, आपको याद है पिछली क्लास में हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था श्वसन, और श्वसन में हमने आपको क्या बताया था कि भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण है, पहले श्वसन को समझो, यहां पर किसको समझो? पहले यहां पर श्वसन को समझो, क्या कि ये जो श्वसन की प्रक्रिया क्या है, अगर आपको याद आ रहा हो, श्वसन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में जो ऊतक है, उस ऊतक में क्या होता है? भोज्य पदार्थ होता है, जिसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? टूट जाता है, ठीक। और किसमें टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा निकलती है, ठीक। तो एक बार फटाफट जरा जल्दी से समझते हैं यहां पर कि क्या ये प्रोसेस थी बेटा। यहां पर श्वसन में क्या होता है? ये 6C6H12O6 क्या है? ये है ग्लूकोज। क्या है ये ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज कब टूटता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं बेटा? कितने अणु होते हैं? यहां पर 6, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक। इसके अलावा जल निकलता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो 38 एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6। और जल के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6। तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 अणु वाटर के, ठीक है। यहां पर हमको मतलब किस बात से? सिर्फ आप उस बात पे फोकस करिए कि यहां पर बेटा हमको किस बात से मतलब है कि ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कहां है? ये ग्लूकोज है हमारे ऊतक में, ठीक है। आपने भोजन किया था, आपने न्यूट्रिशन लिया था, आहार नाल में उसका पाचन हुआ था और फिर उसका अवशोषण हुआ था, और अवशोषण के बाद स्वांगीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हमारे ऊतकों में वो चला गया था। इतना पता है आपको, ठीक। अब ये ग्लूकोज के फॉर्म में वहां पर चला गया, ठीक। हम सांस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम सांस ले रहे हैं, और जब सांस लेंगे तो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को लेंगे ना, वातावरणीय ऑक्सीजन को लेंगे। किसको लेंगे? वातावरणीय ऑक्सीजन को लेंगे, ठीक। वातावरणीय ऑक्सीजन का मतलब क्या है? वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, ठीक, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? O2 के नाम से हम लोग लिखते हैं ना। तो सांस लेने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन कहां चली जाती है? फेफड़ों में जाकर के फिर हमारे ऊतक में चली जाती है, और जब ऊतक में जाती है तो ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से जाकर के मिल जाएगी ये ऑक्सीजन, है ना। ये ऑक्सीजन कहां चली है? ग्लूकोज से जाकर के मिल जाएगी, और जब मिल जाएगी तो ग्लूकोज को तोड़ देगी। क्यों तोड़ देगी? क्योंकि उसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए उसको? एनर्जी, मतलब ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए इसको? ऊर्जा चाहिए। इसलिए ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ती है। तो तोड़ने के बाद जो इसका प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? फिर शरीर के बाहर भेजा जाता है। क्या किया जाता है? शरीर के बाहर भेजा जाता है, ठीक। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें क्या करना है? फिर से वातावरण में भेज देना है। कहां भेज देना है इसको? हमको वातावरण में भेज देना है, ठीक। तो दो प्रक्रिया हो गई, एक वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को हम लोगों ने ले लिया, और दूसरा कि जब ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा तो उसमें क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें कहां भेजना है? वातावरण में भेजना है, ठीक। तो बस ये दो प्रक्रिया है, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को लेना और हमारे शरीर के अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में भेजना, ठीक। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ गई? तो वो हमने आपको यहां पर पहले ही बता दिया कि हमारे शरीर के अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? इस श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से, है ना। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन क्या करती है? ग्लूकोज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, और उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है इस प्रक्रिया से, कौन सी प्रक्रिया से? श्वसन की प्रक्रिया से जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से कहां भेजा जाता है? फेफड़ों में, और फेफड़ों से फिर उसको बाहर
वापस से सांस लेने के माध्यम से जिस तरीके से सांस लेते हैं उसी तरीके से सांस छोड़ते हैं, और जब सांस को छोड़ते हैं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर वातावरण में छोड़ दिया जाता है। ठीक, मतलब कि ये जो सांस लेने की प्रक्रिया है ये कितने चरणों में पूरी हो रही है? 2 चरणों में। कितनी चरणों में पूरी हो रही है? 2 चरणों में। पहले चरण में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, और दूसरे चरण में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? पहले चरण में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लिया, ये हमारे शरीर के अंदर आ गई, और दूसरे चरण में क्या करते हैं? जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर भेज देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना, ठीक, और ये हो गया अंदर आना। ये हो गया अंदर आना, और ये हो गया बाहर भेजना। ठीक, तो ये 2 चरणों में सांस लेने की जो प्रक्रिया है, जिसको हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, जिसको हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ये 2 चरणों में पूरी होती। ठीक, अब इसका कोई नाम भी होता होगा, है ना? तो इसका क्या नाम होता है? ऑक्सीजन को जब हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन को जब हम ले रहे हैं तो क्या कहलाता है? अंतः शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः शोषण। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उच्छ्वसन कहते हैं। ठीक, तो यहां पर यही 2 पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं बेटा। एक लिखा है अंतःवसन और एक लिखा है उच्छ्वसन। अगर अंग्रेजी की बात करेंगे तो अंतःवसन को बोलेंगे इंस्पायरेशन, ठीक, और उच्छ्वसन की बात करेंगे तो बोलेंगे एक्सपायरेशन। क्या बोलेंगे? एक्सपायरेशन। क्लियर है? तो इंस्पायरेशन का मतलब यहां पर देखो क्या हो गया, इन में यहां पर क्या शब्द आ रहा है? इन का मतलब क्या हो गया? इन का मतलब हो गया इनसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर आओ। इनसाइड का मतलब नहीं आपके दरवाजे में कोई हाँ आ जाओ जाओ जाओ, इनसाइड, कम इनसाइड, आ जाओ अंदर आ जाओ। और किसी को बाहर भेजना है तो वहां बाहर क्या लिखा होता है बोर्ड में? एग्जिट। एग्जिट का मतलब अब यहां से आपको बाहर जाना है, तो ये EX का मतलब क्या हो गया? EXIT, एग्जिट। एग्जिट का मतलब बाहर जाओ। ठीक, तो अंतः शोषण मतलब कि इंस्पायरेशन मतलब कि जो ऑक्सीजन है, क्या है? जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी? अंदर आएगी, और उच्छ्वसन में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां जाएगी? बाहर चली जाएगी। ठीक है, और क्या क्या होता है? तो पहला पॉइंट तो यहां पर यही हो जाएगा कि ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करती है। क्या होता है? ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करती है, और उच्छ्वसन में क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों से बाहर निकलती है। ठीक, ये एक जो है बहुत ही आसान सा पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया। ठीक, अगले पॉइंट के जब हम लोग बढ़ेंगे तो अंतः शोषण में क्या होता है? जो वच्छीय गुहा होती है, वच्छीय गुहा का मतलब अंदर ये जो वच्छ गुहा है, ये वच्छ गुहा क्या होती है? फैल जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को आना है, इसलिए वो वच्छ गुहा क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। यही अगर उच्छ्वसन की बात करेंगे तो यहां पर जो वच्छीय गुहा है वो अपने मूल आकार में क्या होगी? वापस आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को आना था इसलिए उसका आकार बढ़ गया, फैल गया, आयतन बढ़ गया। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड चली गई तो उसका आयतन फिर से अपने आकार में वापस आ गया। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? पसलियों में जो पेशियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। ठीक, और उच्छ्वसन में जो पेशियां हैं वो क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है, मतलब रिलैक्स हो जाती हैं। यहां कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ने लगती हैं, और यहां पर रिलैक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है तो क्या हो जाएंगी? वो रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक, वही वच्छ ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, और यहां पर जो वच्छ है वो अपने स्थान पर वापस आ जाता है। ठीक, चौथे पॉइंट की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो गुहा में जो वायु का दाब है वो कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से आयतन बढ़ जाता है, और जो वायु है वो फेफड़ों में भर जाती है। ठीक, क्योंकि आयतन बढ़ना, यहां पर क्या लिखा था? वच्छ गुहा क्या होती है? फैल जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन कब बढ़ेगा? जब दाब कम हो जाएगा, और दाब कम हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, तो जो वायु है वो कहां चली जाएगी? फेफड़ों में आराम से अंदर चली जाएगी। वहीं अगर उच्छ्वसन की बात करेंगे तो जो वायु का दाब है वो यहां पर बढ़ जाएगा,
वायु का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वायु मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ों से कहां हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से ये 4 से 5 पॉइंट हैं किसमें, अंतर अंतः श्वसन और उच्छ्वसन में, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या है, ये अंतर है। और अंतर के माध्यम से मतलब क्वेश्चन आता है कि इस तरह से भी आ जाता है कि इसमें अंतर बताइए। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन की जो है मानव श्वसन की जो क्रिया है वो किस तरह से होती है, तो आप बताएंगे कि 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण क्या है, अंतः श्वसन इंस्पायरेशन, और दूसरा चरण क्या है बेटा, उच्छ्वसन मतलब कि एक्सपायरेशन। ठीक, तो आप इसको वहां पर परिभाषा के रूप में, पॉइंट के रूप में लिख देंगे। लेकिन अगर अंतर के रूप में आता है तो फिर आप वहां पर इस तरह से ही एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मानव में ये जो श्वसन की प्रक्रिया है ये किस तरह से होती है। ठीक है, तो मानव में जो श्वसन की प्रक्रिया है उसके लिए एक प्रॉपर एक अंग पाया जाता है, एक अंग होता है, एक ऑर्गन होता है जो मानव में श्वसन की क्रिया के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। क्या होता है, मानव में श्वसन की क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र की बात करेंगे तो मानव श्वसन तंत्र में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब फेफड़ों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, फेफड़ों के बारे में पढ़ते हैं। और जब हम लोग इस अंग की बात करेंगे तो इस अंग के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं और कई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के ये एक अंग लंग्स का क्या होता है, पूरा निर्माण होता है। तो यहां पर कौन कौन से अंग आएंगे, तो यहां पर जितने भी अंग आएंगे वो हम लोग यहां पर समझेंगे। सबसे पहले यहां पर आता है कंठ। क्या आता है, कंठ, क्योंकि मुख, गुहा और ग्रसनी ये दोनों ही किसके नाम है, आहार नाल के भाग। किसके भाग है, आहार नाल के। तो यहां पर जब मानव श्वसन तंत्र की बात करेंगे, ये क्या है, श्वसन तंत्र। तो जब हम लोग श्वसन तंत्र की बात करेंगे तो वहां से शुरुआत कहां से होगी बेटा, कंठ से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, कंठ, और फिर क्या आ जाएगा, श्वास नली। क्या आ जाएगा, श्वास नली। तो ये आप देख रहे हो ये कुछ कंठ के आकार की संरचना है और फिर ये ट्यूब के आकार की, नलिका के आकार की संरचना है। ये जो नलिका के आकार की संरचना है इसको क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। ठीक है, फिर ये आगे चल करके कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, जब ये आगे चल करके कई सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, श्वसनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्वसनी। मतलब सबसे पहले क्या आ गया, नासाद्वार। अब नासाद्वार तो यही है ना। तो ये तुमको बहुत नहीं सोचना है कि पहले नासाद्वार लिखे कि ना लिखें। श्वसन तंत्र की शुरुआत किससे होती है, कंठ से। ठीक, तो ये नासाद्वार है, नाक में ये छिद्र है। इस छिद्र के माध्यम से जो वातावरण में वायु है वो हमारे अंदर प्रवेश करेगी, और जैसे ही नासाद्वार से प्रवेश करेगी तो सबसे पहले कहां जाएगी, कंठ में जाएगी। और फिर कंठ से एक लंबी सी ये ट्यूब के आकार की, नलिका के आकार की संरचना आप देख रहे हो। इस नलिका के आकार की संरचना को क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। और यह श्वास नली आगे चल करके 2 अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगी, जिसको श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। यह श्वसनी आगे चल करके श्वसनिका में विभाजित हो जाती है, और श्वसनिका फिर कहा जाती है, श्वसनिका और भी जो है, श्वसनिका के पास फिर बहुत सारे छोटे छोटे गुब्बारे के आकार का, या कह सकते हो एक गोल आकार की संरचना होती है। और मिलियंस में, मतलब बहुत ज्यादा संख्या, हजारों नहीं करोड़ों संख्याओं में छोटे छोटे आकार की कुछ संख्याएं होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। ये कूपिका क्या है, कूपिका को अंग्रेजी में एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। ये चित्र आपको यहां पर दिख रहा है कूपिका का। ठीक है, ये चित्र किसका है, ये कूपिका का चित्र है, जो आप देख रहे हो कि श्वसनिकाओं से फिर ये छोटे छोटे गोले के आकार की संरचना यहां पर बनी है। तो ये जो छोटे छोटे गोले के आकार की संरचना है इसको क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। ये वही एल्वियोलाई है, ये वही कूपिका है जो
गैसों का आदान प्रदान करने में मदद करती हैं। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है, उस आदान प्रदान करने में यह कूपिका मदद करती है। इसका मतलब यह कूपिका इस श्वसन तंत्र की क्या है? इकाई है। यह कूपिका इस श्वसन तंत्र की क्या होती है? इकाई होती है। क्या होती है? इकाई। ठीक है, तो श्वसन तंत्र की इकाई कौन है? यह कूपिका है। क्यों? क्योंकि यह कूपिका ही क्या करती है? गैसों का आदान प्रदान करती है। यह कूपिका क्या करती है? गैसों का आदान प्रदान। कौन सी गैसों का? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का। ठीक है, तो जब श्वसन तंत्र की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सा नाम आएगा? सबसे पहले आएगा नासाद्वार। कौन सा आएगा? नासाद्वार आएगा। नासाद्वार के माध्यम से जो वायु है, वो वायु कहां जाएगी? तो वो वायु जाएगी सबसे पहले कंठ में, कंठ के बाद जाएगी श्वास नली में, श्वास नली आगे चल करके फिर दो भागों में विभाजित हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे श्वसनी। और ये श्वसनी भी कई सारी शाखाओं में विभाजित हो जाएगी, उस शाखाओं को बोलेंगे श्वसनिका। ठीक, और ये श्वसनिका कहां पर है? ये श्वसनिका है फेफड़े में। कहां पर है? फेफड़े में, जिसमें क्या आएंगे? कूपिका कोष आएंगे। क्या आएंगे? कूपिका कोष। कूपिका कोष का मतलब क्या है? बहुत सारी कूपिकाएं जहां पर इकट्ठा होती है। यह संख्या लगभग मिलियंस में होती है। किसमें होती है? मिलियंस में होती है। और इस कूपिका कोष के अंदर उपस्थित जो कूपिका है, वो गैसों के आदान प्रदान में क्या करेगी? मदद करेगी। ठीक है ना। एक बार फिर से यहां पर इस पॉइंट को समझेंगे कि ये क्या हो गया? ये कंठ है। क्या है ये? कंठ। ठीक, अब कंठ के बाद ये है श्वास नली। क्या है ये? श्वास नली। ठीक, तो नासाद्वार के माध्यम से वायु कहां पहुंचेगी बेटा? कंठ में। ठीक, और कंठ आगे चलकर किसमें खुल जाएगा? श्वास नली में। और यह श्वास नली आगे चलकर के दो भागों में, यह श्वास नली आगे चलकर के दो भागों में क्या हो जाएगी? विभाजित। क्या हो जाएगी? दो भागों में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या है? ये है लंग्स। ठीक, और हमने आपको बताया था ये जो श्वसनी है, ये श्वसनी आगे चल करके दो भागों में क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो ठीक, तो ये क्या है बेटा? ये श्वास नली है। ये क्या है? ये श्वास नली है। और ये श्वास नली ऐसे बढ़ी और आगे चल करके फिर ये इधर लंग्स में चली गई, और ये वाला जो श्वास नली का हिस्सा था, ये दाएं लंग्स में चला गया। ठीक, तो कितने भागों में विभाजित हो गई? दो भागों में विभाजित हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम है, जो श्वास नली आगे चल करके किस में विभाजित हो गई? श्वसनी में। किस में विभाजित हो गई? श्वसनी में।
ठीक है। अब ये जो श्वसनी है, ये श्वसनी है, ये भी आगे चल करके बहुत सारी शाखाओं में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक। अब जब ये आगे चल करके कई सारी शाखाओं में विभाजित हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, इसी तरीके से यहां पर भी होगा। ठीक, तो ये कंठ है, फिर ये श्वास नली है, ये श्वसनी है, और श्वसनी आगे चल करके कई सारी शाखाओं में विभाजित हो गई, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे श्वसनिका। क्या बोलेंगे बेटा, श्वसनिका बोलेंगे इसको। ठीक है। और ये जो श्वास नली है और श्वसनी है, इसमें क्या होता है, यहां पर सी के आकार की, किसके आकार की, सी के आकार की यहां पर छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सी के आकार के छल्ले पाए जाते हैं। और ये जो सी के आकार के छल्ले ये क्या करते हैं, ये इस श्वास नली की दीवार को आपस में चिपकने से रोकते हैं। क्या करते हैं, ये जो श्वास नली है इसकी दीवार को आपस में चिपकने से रोकते हैं। ठीक, कौन से, ये सी के आकार के छल्ले, ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं उपास्थि वलय। क्या बोलते हैं, उपास्थि वलय। ठीक, ये जो उपास्थि वलय है, कॉर्टिलेज रिंग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉर्टिलेज रिंग किसके आकार के होते हैं, सी के आकार के होते हैं। तो सी शेप, कैसे हैं ये, सी शेप है, मतलब सी आकार के। ठीक, और ये जो कंठ है ना, इस कंठ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंठ को हम लोग स्वर यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर यंत्र भी कहते हैं, साउंड बॉक्स। क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। कंठ को अंग्रेजी में लैरिंग्स कहते हैं, श्वास नली को ट्रैकिया कहते हैं, श्वसनी को ब्रोंकाई कहते हैं, श्वसनिका को ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ठीक, तो ये सारे नाम आपके यहां पर अंग्रेजी में भी हो गए और हिंदी में भी हो गए। ये वाला क्या है, ये दायां लंग्स है, दायां फेफड़ा, राइट लंग्स, ठीक, और ये क्या है, बायां फेफड़ा। लेफ्ट लंग। ठीक है, ये जो आप दायां और बायां फेफड़ा देख रहे हैं, इस दाएं और बाएं फेफड़े में कितनी परतें पाई जाती हैं, तो ये 2 झिल्लियों का होता है। कितनी झिल्लियों का,
दो झिल्लियां होती है, तो एक झिल्ली हो गई ये अंदर की और एक झिल्ली होती है इसमें ये बाहर। दोहरी झिल्ली का बना होता है, किसका बना होता है बेटा? किसका बना होता है? ये दोहरी झिल्ली का बना होता है। तो ये जो बाहरी झिल्ली है, ये जो बाहरी झिल्ली है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते, इस बाहरी झिल्ली को कहते हैं फुसफुसावर्णी झिल्ली। क्या कहते हैं? फुसफुसावर्णी झिल्ली, अंग्रेजी में कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर पाया जाता है एक लिक्विड, एक द्रव्य। क्या पाया जाता है? इसके अंदर एक द्रव्य पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है। इस द्रव्य को क्या कहते हैं बेटा? जैसे कि जो बाहरी झिल्ली थी, उस बाहरी झिल्ली को कहते थे फुसफुसावर्णी झिल्ली। इसी तरीके से इस झिल्ली के अंदर, बाहरी और भीतरी झिल्ली के अंदर जो द्रव्य होता है उसको कहते हैं फुसफुसावर्णी द्रव। अंग्रेजी में कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ठीक, अब ये जो आप यहां पर शाखाएं देख रहे हो, इस शाखाओं में आपको क्या मिल जाएगा? ये बहुत सारी छोटी छोटी गोले के आकार की संरचना। क्या मिल जाएगा? बहुत सारी छोटी छोटी गोले के आकार की संरचना मिल जाएगी। ये जो गोले के आकार की संरचना होती है, इस गोले के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कूपिका। क्या कहते हैं इसको? कूपिका कहते हैं। एल्वियोलाई कहते हैं। और ये जो एल्वियोलाई है, ये क्या करती है? यही गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है। ठीक है, तो ये एक हो गया पूरा चित्र, और इसको हम लोग फटाफट जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है ना? ये चित्र किसका है बेटा? ये मनुष्य के श्वसन तंत्र का चित्र है। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, श्वसन तंत्र का चित्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये चित्र हम लोग यहां पर देख रहे हैं, जिसमें क्या है? सबसे ऊपर क्या है? कंठ है। और कंठ को ही हम लोग स्वर यंत्र भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वायु
फेफड़ों से जब बाहर निकलती है वातावरण की तरफ, तो यहां पर पाए जाते हैं वोकल कार्ड, उनसे टकराते हुए निकलती है, जिसके टकराने की वजह से एक आवाज, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसी वजह से कंठ को स्वर यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कंठ, ये यहां पर कंठ के आगे ट्यूब के आकार की संरचना है, जिसको हम लोग नलिका के आकार की संरचना को क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। इस श्वास नली के अंदर कुछ ये उपास्थि के वलय पाए जाते हैं। ये उपास्थि के वलय कैसे होते हैं, सी के आकार के होते हैं। तो ये सी के आकार के उपास्थि के जो वलय हैं, ये श्वास नली को क्या करते हैं, श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। क्या करते हैं, श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। ठीक है, यह श्वास नली आगे चल करके फिर दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, श्वसनी कहते हैं। यह श्वसनी आगे चल करके और भी कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसको हम लोग श्वसनिका कहते हैं। ठीक, यह श्वसनी और श्वसनिका किसके अंदर है, यह फेफड़ों के अंदर होती है, दाएं और बाएं फेफड़ों के अंदर होती है। जो इधर का फेफड़ा आप देख रहे हैं उसको दायां फेफड़ा कहते हैं, जो इधर की तरफ आप लंग्स देख रहे हैं उसको बायां लंग्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लंग्स है, ये फेफड़ा है, ये कैसा होता है, ये द्विझिल्लीय होता है, द्विस्तरीय झिल्ली का होता है, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली। इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, फुसफुसावर्णी झिल्ली कहते हैं। और इस दोनों झिल्ली के मध्य में जो लिक्विड, जो फ्लूइड, यहां पर तरल पदार्थ जो भरा हुआ पाया जाता है, इसको हम लोग फुसफुसावर्णी द्रव कहते हैं। ठीक है, प्लूरल लिक्विड कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ठीक, कुछ भी कह सकते हैं आप। और इसके बाद अब ये जो श्वसनिका देख रहे हैं, ये श्वसनिका से क्या होता है, छोटे छोटे गोल आकार की यहां पर बहुत सारी मिलियंस में लगभग यहां पर संख्याओं में कुछ आकृति पाई जाती है, जिसको हम लोग कोपिका कहते हैं, अंग्रेजी में एल्वियोलाई कहते हैं। ये कोपिका, ये एल्वियोलाई, ये श्वसन तंत्र की इकाई होती है। क्यों, क्योंकि बेटा यही जो कोपिका है, यही कोपिका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसमें मदद करती है। इसीलिए श्वसन तंत्र की जो इकाई है वो क्या होती है, कोपिका होती है। आई होप कि आपको यहां पर ये जो मानव श्वसन तंत्र का जो चित्र है, ये पॉइंट यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अब आगे जितना भी है सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहां पर आपको चीजों को समझना है। ठीक है, तो जितना मैंने आपको बताया, चाहे कंठ के बारे में हो या श्वास नली या फिर श्वसनी या श्वसनिका या फिर लंग्स के बारे में हो या कुपिका के बारे में, हर एक एक पॉइंट आगे लिखा हुआ है और वही लिखा है जो मैंने यहां पर एक एक शब्द बोला है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद करना पड़े। जो मैं यहां पर बोल रहा हूं, चाहे वो आहार नल के बारे में हो या श्वसन तंत्र के बारे में, या अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हृदय के बारे में, तो जितना भी हम आपको यहां पर समझा रहे हैं ना बेटा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं तुमको याद करना है, उससे ज्यादा कुछ भी तुमको नहीं लिखना है। ठीक है, तो जितना मैं बोल रहा हूं बस वही आपको लिखना है और वही यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सी भाषा है, बहुत ही सरल लैंग्वेज है, कोई भी कठिन लैंग्वेज नहीं है। और अगर आप मेरी एक एक बात को अगर ध्यान से सुनते हो, जब मैं किसी चित्र को समझाता हूं, और अगर आपने इस चीज को 2 बार सुन लिया, तो आई होप कि आपको आगे लिखे हुए पॉइंट को वो सिर्फ एक बार खाली देखना पड़ेगा, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो तुमको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है ना। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो हम यहां पर आपको समझा रहे हैं वो बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है और वही वहां पर उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है 2 भागों में बटा होता है। पहला कि श्वसन मार्ग में बटा होता है, दूसरा फेफड़ों में। तो जब श्वसन मार्ग की हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो श्वसन मार्ग में सबसे पहले आपको नासा मार्ग दिखता है, फिर कंठ दिखता है। ये वही नासा मार्ग है जिसमें क्या होते हैं, एक जोड़ी नासिका के छोर पर यहां पर एक ये जो छिद्र होते हैं, ये छिद्र उपस्थित होते हैं, जो नासा पट के माध्यम से, किसके माध्यम से, नासा पट के माध्यम से, ये जो यहां पे ये नासा पट है, इसके माध्यम से 2 अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है। अगर नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, सिर्फ जानने के लिए जरूरी है। ठीक है। तो नासा मार्ग की सतह पर क्या होता है, एक श्लेष्म, श्लेष्म का मतलब म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, म्यूकस। आपने देखा होगा आपके नाक के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। यह चिपचिपा पदार्थ क्यों होता है, जिससे कि आप जो वायु ले रहे हैं उस वायु में जो हानिकारक जीवाणु हैं या कोई ऐसा कण जो हमारे अंदर लंग्स को, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको ये वो कण, वो जीवाणु इस नाक के अंदर उपस्थित जो म्यूकस होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी में चिपक जाते हैं। ठीक है।
और उसी में चिपक करके जो शुद्ध वायु है वही अंदर की तरफ जाती है, जो हानिकारक जीवाणु है वो यहीं पर चिपक के अपना दम घोट देते हैं, बेचारे मर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर म्यूकस को श्लेष्म को स्त्रावित करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो म्यूकस का स्त्राव करती हैं। ठीक, जब हम कंठ की बात करेंगे तो जो कंठ है वो कंठ द्वारा श्वास नली में खुलता है, जो कंठ है वो कंठ के द्वारा आगे किसमें खुलता है, श्वास नली में खुलता है। कंठ में एक उपास्थीमय पेटिका होती है जो ध्वनि उत्पादन में मदद करती है। हमने आपको बताया था कंठ को क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ध्वनि पेटिका या स्वर यंत्र या साउंड बॉक्स भी कहते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे हम लोग श्वास नली के बारे में। और श्वास नली कैसी है बेटा, ये एक लंबी नलिका के आकार की संरचना होती है और इस श्वास नली में क्या होता है, उपास्थि के वलय पाए जाते हैं। ये उपास्थि के वलय क्या करते हैं, श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। ठीक है, श्वास नली आगे चल करके किसमें बढ़ जाती है, श्वसनी में बढ़ जाती है। श्वसनी में भी बेटा उपास्थि के वलय पाए जाते हैं और श्वसनी आगे चल करके किसमें बढ़ जाती है, श्वसनिका में बढ़ जाती है। श्वसनिका आगे चल करके अलग अलग शाखाओं में बढ़कर क्या करती है, फेफड़ों में प्रवेश करती है। अब हम बात करेंगे किसकी, फेफड़ों की। जब हम फेफड़ों की बात करेंगे तो जो फेफड़े हैं वो हृदय के वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। कहां होते हैं, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। जब हम लोग अंतःश्वसन और उच्च श्वसन के बारे में पढ़ रहे थे वहां हम लोगों ने इस वक्ष गुहा के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, यह जो है यह दोहरी झिल्लियों से ढके होते हैं। कितनी झिल्लियां होती हैं, 2 झिल्लियां होती हैं। ये दोहरी झिल्लियों से ढके रहते हैं और इस झिल्ली को क्या कहते हैं, फुसफुसावर्ण झिल्ली कहते हैं। जिसके बीच में जो द्रव पाया जाता है उसको फुसफुसावर्णी द्रव कहते हैं। और ये जो द्रव है ये क्या करता है, फेफड़ों की सतह पर जो घर्षण है उस घर्षण को कम करता है। ठीक है, जो फेफड़े का जो निचला भाग होता है वो क्या होता है, डायाफ्राम होता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको कहां लिखने हैं, आपको एग्जाम में लिखने हैं और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है बेटा, महत्वपूर्ण है। अब ये जो स्लाइड आप यहां पर देख रहे हो, इस स्लाइड में लिखा हुआ है कूपिका रक्त और ऊतकों के बीच जो गैसों का आदान प्रदान है वो गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है। ठीक, तो हम यहां पर समझेंगे जो गैसों का आदान प्रदान है वो गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है। मतलब जो हम लोग जब हम लोग श्वसन करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है और फेफड़ों से कहां जाती है, हमारे ऊतक में जाती है। तो ये ऑक्सीजन किस तरह से हमारे ऊतक में जाती है और ऊतक में जाकर के जब भोज्य पदार्थों को तोड़ती है तो उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से हमारे फिर वापस से फेफड़ों में आती है, इस पॉइंट को खाली यहां पर समझना है। बहुत ही आसान सा पॉइंट है, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। कितने मिनट में आएगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पहले से ही चीजें सारी पता है। हमें बस खाली आपको एक तरीके से क्या करना है, एक ओवरव्यू, एक समरी देनी है, कोई एक समझाना है खाली यहां पर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं और देखते हैं यहां पर क्या पॉइंट है। देखो, ये फेफड़े हैं मतलब लंग्स। ठीक है, और लंग्स ने क्या किया, लंग्स में क्या हुआ, लंग्स में फेफड़ों में क्या गई, वातावरणीय ऑक्सीजन, वातावरणीय ऑक्सीजन। ठीक, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो वातावरण में थी वो वातावरणीय ऑक्सीजन बेटा कहां चली गई, फेफड़ों में चली गई। ठीक, अब फेफड़ों में जाने के बाद फिर कहां जाएगी, फेफड़ों में जाने के बाद फिर बेटा कहां जाएगी, फिर जाएगी रुधिर में। कहां जाएगी, रुधिर में, मतलब कि ब्लड में जाएगी कि नहीं जाएगी, बताओ। ऑक्सीजन जो वातावरण में थी, वातावरण में पाई जाने वाली ऑक्सीजन कहां गई बेटा, फेफड़ों में गई। कहां गई, फेफड़ों में गई। ठीक है, वातावरण में पाई जाने वाली ऑक्सीजन फेफड़ों में गई और फेफड़ों से कहां चली गई, वो रुधिर में। आपको पता है रुधिर के बारे में, आपको पता है रुधिर के बारे में क्या, कि रुधिर में पाई जाती है एक आरबीसी
रुधिर में क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है ना, इसी रुधिर में तो पाई जाती है। और इसी आरबीसी में क्या पाया जाता है? एचबी। एचबी समझ रहे हो? एचबी का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन। एचबी का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम लोग एचबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन बेटा, ये ऑक्सीजन कहां गई? फेफड़ों में। फेफड़ों से कहां गई? रुधिर में। और रुधिर में क्या थी? आरबीसी। और आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन मिल गई। और जब ये ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन से मिल जाएगी, मतलब हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगी? जब हीमोग्लोबिन से, जो कि आरबीसी में पाया जाता है, इस आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से, इस आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से जब ये ऑक्सीजन मिल जाएगी तो क्या बनाएगी? तो बनाएगी HbO2। क्या बनाएगी? HbO2। और इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं उसको? हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन किससे मिल गई बेटा? ऑक्सीजन से मिल गई। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिल जाती है तो क्या बनाती है? HbO2 बनाती है। और HbO2 को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां जाएगा? अभी देखो, फिर से समझो। ऑक्सीजन, वातावरणीय ऑक्सीजन गई फेफड़ों में, फेफड़ों से आई रुधिर में, रुधिर में होता है आरबीसी, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन मिल गई, क्या बना दिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है, ये कहां जाएगा? ये जाएगा ऊतक में। कहां जाएगा ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा ऊतक में। और ऊतक में कौन है? ऊतक में है C6H12O6। ऊतक में कौन है? C6H12O6, मतलब ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज। ऊतक में कौन है? ग्लूकोज। तो ये जो HbO2 कहां गया था? ऊतक में गया था। ऊतक में जाकर के क्या करेगा? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ठीक है। देखो 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 देखो, इतना समझ में आया ना? इतना समझ में आया कि वातावरणीय ऑक्सीजन कहां गई थी? फेफड़ों में। फेफड़ों से कहां गई? रुधिर में। और रुधिर में क्या हुआ? ये HbO2 हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिल गया और क्या बना लिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। ये हो गई पहली रिएक्शन। और ये रिएक्शन हो गई पहली। और ये कहां हो रहा है? ये ब्लड में ये काम हो रहा है, ठीक है। अब ये कहां जाएगा? हमने आपको बताया, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां जाएगा? ऊतक में जाएगा। कहां जाएगा? ऊतक में जाएगा। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां चला गया? ऊतक में। कहां गया? ऊतक में गया ये। और जैसे ही ये HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां जाएगा? ऊतक में जाएगा। तो ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा बेटा? ये टूट जाएगा फिर से हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में। समझो मेरी बात? यहां पर क्या हो रहा था? जो ऑक्सीजन आ रही थी वो रुधिर में गई हीमोग्लोबिन के पास, और ये हीमोग्लोबिन के पास वातावरणीय ऑक्सीजन मिल गई। क्या बना लिया? HbO2 बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां गया बेटा? ऊतक के पास गया। और जब ये ऊतक के पास जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। जब ये ऑक्सीजन अलग हो जाती है तो ये ऑक्सीजन किसके पास जाएगी? ये ऑक्सीजन जाएगी, क्योंकि ऊतक में क्या है? ग्लूकोज है ना।
ऊतक में क्या था, ऊतक में ग्लूकोज है, तो ये ऑक्सीजन चली जाएगी ग्लूकोज के पास। किसके पास चली गई, ग्लूकोज के पास। और जैसे ही ये ग्लूकोज के पास ये ऑक्सीजन जाएगी तो इसको तोड़ देगी। क्या करेगी, इसको तोड़ देगी। किसमें तोड़ देगी, इसको तोड़ देगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। ठीक, अब यहां से क्या निकली बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिल जाएगी, हीमोग्लोबिन से मिल जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिल जाएगी, हीमोग्लोबिन में। ये सारा का सारा काम हो कहां रहा है, ये सारा का सारा काम कहां हो रहा है बेटा, ऊतक में हो रहा है। कहां हो रहा है, ऊतक में हो रहा है। अब जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड ये हीमोग्लोबिन से मिलेगी, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलेगी तो क्या बना देगी, ये बना देगी HbCO2। क्या बना देगी, HbCO2, जिसका नाम होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। HbCO2 का नाम क्या होता है बेटा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये HbCO2 कहां बना है, ऊतक में। कहां बना है, ऊतक में। कैसे बना है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, ये ग्लूकोज के टूटने से, ग्लूकोज के टूटने से क्या निकली थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है किससे मिल गई जाकर के, हीमोग्लोबिन से मिल गई। किससे मिल गई जाकर के, हीमोग्लोबिन से मिल गई। और क्या बना दिया, HbCO2 बना दिया। और ये HbCO2 को क्या बोलते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से समझेंगे, है ना, बिल्कुल भी भावड़ाने की जरूरत नहीं है। फिर से समझते हैं, देखो एक बार फिर से समझते हैं, बिल्कुल आराम से। क्या किया हम लोगों ने, सांस लिया। क्या किया, आराम सांस लो, टेंशन नहीं लेने का, आराम से सांस लेने का। ठीक है ना, एकदम आराम से सांस लो। और जब आप वातावरण सांस लोगे तो क्या होगा, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाएगी। कहां जाएगी, फेफड़ों में जाएगी। और जब ये हमारे फेफड़ों में चली गई, ठीक है, तो वहां पर क्या है, ब्लड है, ठीक है ना, रुधिर है। उस रुधिर में क्या होता है, आपको पता है, रुधिर में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। और आरबीसी कैसा होता है, आरबीसी को बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। क्यों, क्योंकि आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन हम लोग लिखते हैं इसको HB के रूप में। ठीक, तो रुधिर में होता है आरबीसी, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। और जब आप सांस लेते हो, जब आप सांस लेते हो तो जो ऑक्सीजन है वो किससे मिल जाती है, हीमोग्लोबिन से मिल जाती है भाई साहब। और क्या बनाती है, HbO2 बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पहुंचा दिया, रुधिर के माध्यम से कहां पहुंच गया, हमारे ऊतक में। कहां पहुंच गया भाई साहब, ऊतक में पहुंच गया। रुधिर के माध्यम से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पहुंच गया, ऊतक में। और जैसे ही भाई साहब ऊतक में पहुंचा तो ये हीमोग्लोबिन अलग, हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग हो गई। क्यों अलग हो गई, क्योंकि ये ऑक्सीजन चली गई किसके पास, ये ऑक्सीजन चली गई ग्लूकोज के पास। ये ऑक्सीजन जो अलग हुई थी ये कहां चली गई, ग्लूकोज के पास चली गई और ग्लूकोज को तोड़ दिया। इसी रिएक्शन को कहते हैं श्वसन। याद आया, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। याद आ रहा है ना। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था जो ऊतक में गया था, ये हीमोग्लोबिन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गई। जब ये ऑक्सीजन अलग हो गई तो ये ऑक्सीजन कहां चली गई, ग्लूकोज के पास। और ग्लूकोज के पास गई तो ग्लूकोज को तोड़ दिया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और एनर्जी में। हमें किससे मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिल गई, हीमोग्लोबिन से। किससे मिल गई, हीमोग्लोबिन से। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिली, इसने क्या बना दिया, HbCO2। क्या बना दिया इसने, HbCO2, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या बना दिया, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। किसको बोलते हैं, HbCO2 को। कहां बना, ऊतक में। ये HbCO2, ये HbCO2 कहां बन रहा है, ऊतक में। कहां बन रहा है, ऊतक में। कहां बन रहा है, ऊतक में। क्लियर है ना, HbCO2 कहां बन रहा है, ऊतक में। बन गया, ठीक। अब ये कहां जाएगा, रुधिर में। वापस से कहां जाएगा, रुधिर में। कहां जाएगा ये, कहां जाएगा, रुधिर में। कौन, HbCO2।
और जब ये HbCO2 जाएगा रुधिर में, जब ये HbCO2 जाएगा रुधिर में, तो ये भी टूट जाएगा। जब ये HbCO2 जाएगा रुधिर में तो ये टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? किसमें टूट जाएगा? हीमोग्लोबिन अलग और CO2 अलग। ये कार्बामेनो हीमोग्लोबिन जो ऊतक में बना था, अब ये बनने के बाद कहां जाएगा? रुधिर में जाएगा। कहां जाएगा? रुधिर में। और जैसे ही HbCO2 रुधिर में गया, जैसे ही HbCO2 रुधिर में गया, तो ये भाई साहब टूट जाएगा। किसमें? हीमोग्लोबिन अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग। ये हीमोग्लोबिन अलग हो गई और ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई। और ये अलग होकर के कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग होकर कहां जाएगी? फेफड़ों में। कहां जाएगी? फेफड़ों में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। और फेफड़ों से कहां चली जाएगी? वातावरण में चली जाएगी। फेफड़ों से कहां चली जाएगी? वातावरण में चली। क्लियर है ये पॉइंट? आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? ये बताओ। अब देखो क्या लिखा है, अब देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है। देखो ये जो वायु है, ये वायु कहां थी? फेफड़ों में गई, कुपिका में, और कुपिका से कहां गई? रक्त वाहिका में गई। और जब रक्त वाहिका में जाएगी तो ये ऑक्सीजन किससे मिल जाएगी? आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ। किससे मिल जाएगी? आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगी। और जब ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगी तो क्या बना देगी? HbO2 बना देगी। और जब HbO2 बना देगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया ना। HbO2 क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा? फिर कहां जाएगा? ऊतक में जाएगा। कहां जाएगा? ऊतक में जाएगा। किसके द्वारा? धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? धमनी के द्वारा कहां जाएगा? ऊतक में जाएगा। और ऊतक में क्या होगा? ये ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन अलग और हीमोग्लोबिन अलग। अब ये जो ऑक्सीजन अलग हुई थी, ये ऑक्सीजन क्या करेगी? ये ऑक्सीजन क्या करेगी? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगी। क्या करेगी? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगी। मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज को तोड़ देगी। कहां हो रहा है ये काम? ऊतक में हो रहा है। कहां हो रहा है? ऊतक में हो रहा है। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, जब ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा? CO2 का उत्पादन होगा। क्या होगा? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का ऊतकों में उत्पादन होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से निकलेगी तो ये कहां जाएगी? ये जाएगी रक्त वाहिका में। और रक्त वाहिका में जाएगी तो रक्त वाहिका में जाकर के क्या करेगी? वहां पर विसरण होगा। और रक्त वाहिका द्वारा फिर ये जब विसरण होगा तो यहां पर क्या बनाएगी? HbCO2। ठीक। जब ये CO2 रक्त वाहिका में जाएगी तो हीमोग्लोबिन से मिल जाएगी और क्या बनाएगी? HbCO2 बनाएगी, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनने के बाद फिर ये कहां चली जाएगी? फिर ये कुपिका में चली जाएगी। और कुपिका से फिर ये कुपिका कोश में जाएगी। और फिर ये क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन हो जाएगा। मतलब ये वातावरण में फिर से रिलीज हो जाएगी, वातावरण में चली जाएगी। क्लियर है ना? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट पढ़ा बेटा? रिवीजन करते हैं हम लोग जरा फटाक से। आज हम लोगों ने देखा किसके बारे में? श्वसन क्रिया के बारे में देखा। किसके बारे में देखा हम लोगों ने? श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ा कि श्वसन क्रिया क्या होती है। ठीक है। और इसके बाद जब श्वसन क्रिया पढ़ ली तो हम लोगों ने फिर क्या देखा? आज हम लोगों ने मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा। और जब मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा तो हम लोगों ने यहां पर किसके बारे में डिस्कस किया बेटा? लंग्स के बारे में डिस्कस किया, फेफड़ों के बारे में डिस्कस किया। ठीक। इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने तीसरा पॉइंट क्या देखा कि किस तरीके से जो वायु है, अब वायु में हम लोग बात कर सकते हैं ऑक्सीजन की भी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी। ये किस तरीके से जो है कहां जाती है? रुधिर में जाती है। और रुधिर से कैसे कहां जाती है? फिर ये ऊतक में जाती है।
और फिर ऊतक से फिर वापस से कहां आती है, रुधिर में, और रुधिर से फिर वापस ये वायु कहां चली जाती है, वातावरण में चली जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें आज हम लोगों ने समझी है। ठीक है, आपका बेटा होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कि आप श्वसन तंत्र का चित्र बनाएंगे। ठीक है, जो मानव श्वसन तंत्र का क्या बनाएंगे, आप चित्र बनाएंगे। ठीक है, आपका होमवर्क है मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाएंगे और इस पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम आज पढ़ा, श्वसन तंत्र, और हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था पाचन के बारे में, पोषण के बारे में और पाचन के बारे में, न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जो हम लोगों ने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा, और इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने पोषण के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये क्या करेंगे आप पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, श्वसन तंत्र का चित्र बनाएंगे, और हम लोगों ने जो आहार नाल का चित्र बनाया था उसका भी चित्र क्या करना है, आपको बनाना है। अगर बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाया है तो आपको यह बनाना है। यह क्या है, आपका होमवर्क है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब आगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में, मानव संवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, मानव संवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और वहां पर हम लोग देखेंगे हृदय के बारे में, किस तरीके से वो पूरा जो रुधिर का जो परिसंचरण है किस तरीके से होता है, मानव में जो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है वो किस तरह से होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग वहां पर अगले लेक्चर में समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, क्या कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है। अगर ऐसा है आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।